तो दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये केस लॉ मेरे विचारों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस लॉ के बाद जो डिपार्टमेंट के द्वारा, जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के जो ऑर्डर पास किए गए हैं अंडर सेक्शन 73 या नोटिस जारी किए गए हैं अंडर सेक्शन 73, उन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। केस लॉ का नाम है बरकातकी प्रिंट एंड मीडिया सर्विसेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीआईसी, जीएसटी काउंसिल और प्रिंसिपल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गुवाहाटी के। जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि काफ़ी पार्टीज़ हैं जो रिस्पोंडेंट के तौर पर हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीआईसी, जीएसटी काउंसिल, प्रिंसिपल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गुवाहाटी के। ये केस जो जजमेंट दी गई है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है और जजमेंट बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है, 19 सितंबर 2024 की जजमेंट है। इस केस में रिट पिटीशन फाइल हुई है। एक व्यक्ति ने रिट पिटीशन फाइल नहीं करी, 25 लोगों की रिट पिटीशन है, जबकि मैंने सिर्फ एक ही नाम लिया, बरकातकी प्रिंट एंड मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जबकि जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड देयर आर 24 मोर पिटिशनर्स देयर। टोटल 25 पिटिशनर हैं। एक रिट पिटीशन फाइल हुई अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें इन 25 लोगों ने रिट पिटीशन सेपरेटली फाइल करी और 25 के, क्योंकि केस के जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट है, दैट इज़ वाई गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सिंगल ऑर्डर में उन 25 की 25 रिट पिटीशंस को सिंगली डिस्पोज ऑफ किया है। रिट पिटीशन फाइल हुई अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें चैलेंज किया गया उन ऑर्डर्स को जो पास किए गए अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 9। किस बेसिस पर चैलेंज किया गया कि टाइम लिमिटेशन नहीं है और जो ऑर्डर पास हुए वो टाइम बार्ड थे, जबकि डिपार्टमेंट के पास वो टाइम लिमिट ही नहीं थी कि जिस टाइम लिमिट में वो इन ऑर्डर को इशू कर पाती। दोस्तों, जो टाइम लिमिट है सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 में वो दी हुई है विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात करूं तो जो ड्यू डेट थी वो कुछ स्टेट्स के लिए 3 फरवरी 2020 थी, कुछ स्टेट्स के लिए 5 फरवरी 2020 थी और कुछ स्टेट के लिए 7 फरवरी 2020 थी। तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 में जो ऑर्डर पास हो जाना चाहिए था वो पास हो जाना चाहिए था 5 फरवरी 2023 या 3 फरवरी 2023 या 7 फरवरी 2023, जो 3 ईयर्स ऐड हुए हैं। और जो नोटिस जारी होना चाहिए था वो 3 महीने पहले, यानी कि या तो 3 नवंबर 2022 या 5 नवंबर 2022 या 7 नवंबर 2022 तक और जो नोटिस है वो इशू हो जाना चाहिए था। बट एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 13/2022, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो ड्यू डेट है उसको बढ़ाकर, ऑर्डर पास करने की जो ड्यू डेट है उसको बढ़ाकर कर दिया गया था 30 सितंबर 2023। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी 13/2022 या 13/2022, ये जो जारी हुई थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी करी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय यूजिंग द पावर्स कन्फर्ड टू देम अंडर सेक्शन 168 कैपिटल ए। सेक्शन 168 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कोई फोर्स मेजॉर की कंडीशन में, जैसे वॉर हो गया या कोई सुप्रीम पावर के थ्रू अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, फ्लड आ जाता है या जैसे कोविड आ गया, ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल डेट को बढ़ा सकता है। और नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 के थ्रू इस नोटिफिकेशन को यूज़ करते हुए, इन पावर्स को यूज़ करते हुए जो उनको मिली थी अंडर सेक्शन 168 कैपिटल ए के थ्रू, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो ऑर्डर पास करने की डेट है उसको बढ़ाकर कर दिया गया था 30 सितंबर 2023। और उसके बाद इन डेट को एक बार फिर से बढ़ाया गया बाय नोटिफिकेशन नंबर 9/2023, जिससे फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए इन्होंने जो ड्यू डेट है उसको बढ़ाकर कर दिया था 31 दिसंबर 2023 और 18-19 के लिए कर दिया था 31 मार्च 2024 और 19-20 के लिए कर दिया था 30 जून 2024। जो पिटिशनर ने चैलेंज किया है वो चैलेंज किया है इस नोटिफिकेशन को कि 9/2023 है, ये जो नोटिफिकेशन यूज़ हुई
कोई फोर्स मैज्योर की कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार इस डेट को फिर से बढ़ाया फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के लिए बाय यूजिंग दीज पावर्स 168 कैपिटल ए की। और जिस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्हें बढ़ाया गया, जिन इन डेट्स को बढ़ाया गया, वो नोटिफिकेशन नंबर था 56/2023। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जो जारी करी थी 28 दिसंबर 2023 को, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के लिए करी थी। और 18-19 के लिए उन्होंने ऑर्डर पास करने की डेट 30 अप्रैल 2024 कर दी थी और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए उन्होंने ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2024 कर दी थी। और जो नोटिस जारी हो सकता है वो कम से कम 3 महीने पहले हो सकता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए नोटिस जारी हो सकता था वो 31 जनवरी 2024 तक जारी हो सकता था और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो नोटिस जारी हो सकता था वो 31 मई 2024 तक जारी हो सकता था। ऑर्डर पास करने की डेट अप्रैल 2024, फाइनेंशियल ईयर 18-19, नोटिस जारी करने की डेट 31 जनवरी 2024। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ऑर्डर पास करने की डेट 31 अगस्त 2024, नोटिस जारी करने की डेट 31 मई 2024। बट यहाँ पर जिस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी करी, उन्होंने लिखा कि ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल है, जबकि जीएसटी काउंसिल ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन उन्हें नहीं दी थी। नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 के लिए तो पिटिशनर का ये कहना था ना तो फोर्स मैज्योर जैसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ना ही रिकमेंडेशन थी जीएसटी काउंसिल के लिए। तो उन्होंने दोनों नोटिफिकेशन को चैलेंज किया 9/2023 को कि फोर्स मैज्योर जैसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, और नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 को उन्होंने इस बात पे चैलेंज किया कि ना तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन थी और ना ही फोर्स मैज्योर जैसी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। उस कंडीशन का होना जरूरी है। यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि ये जो ऑर्डर पास हुए हैं जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने किए हैं, क्या रिट ही एकमात्र रास्ता था या इनको चैलेंज किया जा सकता था अंडर सेक्शन 107 में भी और जीएसटी में अपील भी फाइल की जा सकती थी? दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो ये नोटिफिकेशन जारी हुई 9/2023 और 56/2023 ये जारी करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता, और सिर्फ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन या ऑर्डर ही चैलेंज किए जा सकते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए सेक्शन 107 में अपील नहीं दाखिल की जा सकती। तो जो रास्ता पिटिशनर के पास सिर्फ बचता है वो हाई कोर्ट का ही रास्ता बचता है, बाय फॉलोइंग द रिट पिटिशन मेथड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ रिट में ही चैलेंज की जा सकती थी और अपील अंडर सेक्शन 107 फाइल। तो ये प्रश्न दूर हो जाता है कि ये उन्होंने पिटिशनर ने अपील का रास्ता क्यों नहीं लिया और सीधा रिट को रिट उन्होंने क्यों डाली। और मज़े की बात यह है कि अगर ये नोटिफिकेशन इनवैलिड हो जाती हैं, अगर ये नोटिफिकेशन का अस्तित्व ही नहीं रहता, तो जो ऑर्डर पास हुए हैं चाहे वो 30 अप्रैल 2024 तक हुए हों फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, या नोटिस जारी हुए 31 जनवरी 2024 तक 24 तक जो जारी हुए थे, या फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो ऑर्डर पास हुए 31 अगस्त 2024 तक, या नोटिस जारी हुए 31 मई 2024 तक, वो सब इनवैलिड हो जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको हमें एड्रेस करना है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को समझा, एक तो ये हमें देखना था कि क्या फोर्स मैज्योर की कंडीशन एग्जिस्ट करती है और क्या जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, क्या वो उनके ऊपर बाइंडिंग है, क्या वो होनी जरूरी थी या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बिना भी ये नोटिफिकेशन जारी कर सकती थी। ये दो प्रश्न गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने थे। इन दोनों प्रश्न को आंसर करने से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दो आर्टिकल को, आर्टिकल 246 कैपिटल ए और आर्टिकल 279 कैपिटल ए को बहुत डीपली स्टडी किया। जो आर्टिकल 246 कैपिटल ए आया था, इसी आर्टिकल के थ्रू पूरे देश भर में जीएसटी को लाने का रास्ता साफ हुआ था। जो आर्टिकल 246 है उसमें या तो सिर्फ सेंटर कानून बना सकती है या फिर सिर्फ स्टेट बना सकती है, या कंकरेंट लिस्ट है कि दोनों में से कोई भी बना दे, पर कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं था कि दोनों स्टेट और सेंटर आपस में मिल जाएं और आपस में मिलकर लॉ बनाएं।
पर क्योंकि जीएसटी लॉ दोनों ने मिलकर बनाया, साइमल्टेनियस लेवी है सेंटर का भी और स्टेट का भी, और कंकरेंट लॉ नहीं है, ये साइमल्टेनियस लेवी होता है जीएसटी का। तो जो आर्टिकल 246 कैपिटल ए है, इसने ओवरराइड किया आर्टिकल 246 को और आर्टिकल 254 को। तो आर्टिकल 246 का काफ़ी महत्व है। आर्टिकल 246 ए क्लोज 1 में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, और आर्टिकल 246 कैपिटल ए क्लोज 2 में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है अगर वो इंटर स्टेट से संबंधित है। तो ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल 246 ए में। अब जो जीएसटी काउंसिल जो बनी, जो उसका गठन हुआ, जो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके लिए जो जिस आर्टिकल को यूज़ किया गया, जिस आर्टिकल में उसके बारे में लिखा हुआ है, वो है आर्टिकल 279 कैपिटल ए। तो जो जीएसटी काउंसिल है, इसका संवैधानिक महत्व है क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल में, संविधान में आर्टिकल 279 कैपिटल ए में लिखा हुआ है, जिसके बीच में ये भी लिखा हुआ है कि वो काउंसिल किस तरह से बनेगी, कैसे उसमें चेयरपर्सन होंगे, कौन वाइस चेयरपर्सन होगा, कौन उसका मेंबर होगा, ये सब कुछ उसके बीच में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें हो गई। और जो सेक्शन 168 कैपिटल ए आया था, जो इंसर्ट किया गया था जीएसटी एक्ट के अंदर, ये 2020 में हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं 2020 में देश में कोविड आया था और उसके बाद काफ़ी काम वगैरह ठप हो गए थे। तो ये ज़रूरी समझा गया कि सीजीएसटी एक्ट में एक सेक्शन 168 कैपिटल ए को इंसर्ट किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कि यदि जीएसटी काउंसिल उनको रिकमेंडेशन दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइमलाइंस को बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब मैं इन नोटिफिकेशन पर आऊँ जो 13/2022, 9/2023 या 56/2023। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनुअल रिटर्न की जो हम GSTR 9 या 9C भरते हैं, इसकी डेट गवर्नमेंट ने काफ़ी बार बढ़ाई थी। और इसके बीच में ये लिखा हुआ है कि जो 17-18 के लिए जो डेट थी, वो डेट थी 31 दिसंबर 2019, जो कि बाद में बढ़कर 3 फरवरी या 5 फरवरी या 7 फरवरी 2020 हो गई थी। और ये किसके थ्रू बढ़ाई गई थी? इस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 8/2019, जबकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये नोटिफिकेशन नंबर 8/2019 नहीं था, ये ऑर्डर नंबर 8/2019 था। एज वेल एज ये भी लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर यूज़ करी एनुअल रिटर्न की डेट को बढ़ाने के लिए, वो सेक्शन 179 की पावर्स को यूज़ किया। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर यूज़ करी वो सेक्शन 172 की करी थी, ना कि सेक्शन 179 की करी थी। एक सीधा सा इसका रेफरेंस, इसी तरह से इन्फ्रेंस यहीं से ड्रॉ किया जा सकता है कि टोटल सीजीएसटी एक्ट में ही टोटल सेक्शन 174 हैं, तो 179 तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन द सीजीएसटी एक्ट आर 174। तो जो एनुअल रिटर्न की जो डेट बढ़ी थी, वो बढ़ी थी बाय ऑर्डर नंबर 8/2019 and by using the powers conferred to central government by way of section 172। अब क्योंकि एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ गई तो एडजुडिकेशन करने की डेट बढ़ गई, क्योंकि सेक्शन 73 सब सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो 3 साल तक पास, इनफैक्ट जो ऑर्डर पास किया जाता है इस सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 में किया जाता है। तो पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो डेट बढ़ा दी, वो बढ़ा दी 30 सितंबर 2023, ये डेट कर दी। बाद में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि उनको दिक्कत आई है, वो अपने स्क्रूटनी या ऑडिट वगैरह कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने मांगा कि इस डेट को बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के सामने रखी गई, जहाँ पर लॉ कमेटी ने इस बात को कंसिडर किया कि डेट को बढ़ाया जाना चाहिए, पर डेट इस तरह से बढ़नी चाहिए कि डेट की कोई बंचिंग ना हो, ताकि 2 सालों की एडजुडिकेशन करने की डेट जो है वो सेम ना हो जाए। लॉ कमेटी ने रिकमेंड किया कि ठीक है, हम 3 महीने की डेट और बढ़ा देते हैं, पर इसके बाद हम ये डेट कभी और नहीं बढ़ाएंगे। तो जो नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए डेट बढ़कर ऑर्डर पास करने की डेट होगी 31 दिसंबर 23, 18-19 के लिए डेट हो गई 31 मार्च 24, और 19-20 के लिए डेट हो गई 30 जून 2024। पर कम से कम
जीएसटी काउंसिल की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी। जो दूसरी बार डेट बढ़ाई गई नोटिफिकेशन नंबर 56/2024 के थ्रू, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेट बढ़ाई और फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के ऑर्डर पास करने के लिए डेट बढ़ाई, 31 मार्च 2024 को जो ऑर्डर पास होने थे 18-19 के लिए, उन्होंने इस डेट को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2024 कर दिया, और जो ऑर्डर पास होने थे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 30 जून 2024 को, उन्होंने उसके लिए डेट बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया। और ये नोटिफिकेशन जो नंबर आया वो आया 56/2023, 28 दिसंबर 2023 को आया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी की उस पर लिख दिया ये जारी की गई है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जबकि जीएसटी काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर 18-19 या 19-20 के लिए ऑफ कोर्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इशू कर दिए। अब उन्हीं को चैलेंज करने के लिए ये पिटीशन आई है। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशन देता है, ये ऐसी कंडीशन है जो प्रेसिडेंट है विच कैन नॉट बी टेकन अवे विथ। ऐसा नहीं है कि चॉइस है जीएसटी काउंसिल बताए या ना बताए। सेक्शन 168 कैपिटल एक क्लियर कहता है कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होना जरूरी है, जबकि जो नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 है उसके लिए जीएसटी काउंसिल की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। पिटिशनर ने यह भी कहा कि ये कलरेबल पावर यूज हुई है, जबकि उनके पास ऐसी कोई रिकमेंडेशन थी नहीं। उन्होंने अपनी इस एक बात को छुपाने के लिए या एडिशनल महीनों का फ़ायदा लेने के लिए गलत वर्ड्स के साथ इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। पिटिशनर ने यह भी कहा कि एक तरफ तो सीजीएसटी एक्ट कहता है कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, बट ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन नेसेसरी ही नहीं है। ये कंडीशन जरूर है, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं है। पर एक जजमेंट आई थी मोहित मिनरल्स की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ केसेस में जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है और कुछ केसेस में जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। इन दोनों केसेस को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है। वो बाइंडिंग तब होती है अगर वो सेकेंडरी लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से परटेन करती हो, कोई रेट ऑफ टैक्स चेंज करना हो, कोई रूल में कुछ चेंजेस वगैरह लाने हो। बट अगर वो पेरेंट एक्ट को, कोई सीजीएसटी एक्ट को प्रभावित कर रही है और अगर जीएसटी काउंसिल को रिकमेंडेशन देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उसको माने या ना माने, वो बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी चॉइस है कि वो उसको एग्री करें या एग्री ना करें। तो अगर जीएसटी काउंसिल को रिकमेंडेशन दे रहा है, अगर वो सेकेंडरी या लेजिस्लेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से संबंधित है, तो ये बाइंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर जीएसटी काउंसिल कोई रिकमेंडेशन दे रहा है और वो रिलेटेड है पेरेंट एक्ट से, जीएसटी एक्ट से ही वो संबंधित है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चॉइस है कि वो इस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। पर ऐसा कहीं नहीं है कि जिन बातों में लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन आनी चाहिए, वहाँ अगर वो रिकमेंडेशन दे ही ना और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई एक्शन ले ले, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है, कब ये बाइंडिंग नहीं होती। इसके लिए मोहित मिनरल के केस को रेफर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ और भी कहना चाहूँगा। एक इंटरनल सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर ने ये लिखा था कि एक रेटिफिकेशन मांगी जाएगी, एक रेटिफिकेशन सीक की जाएगी, जिसके बीच में जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ले लेंगे। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की है, और ऐसा गवर्नमेंट सर्कुलर जो जारी हुआ था ये 14 मई 2024 को हुआ। तो इट मीन्स गवर्नमेंट को मालूम था कि उनसे ये मिस्टेक हो चुकी है और वो रेक्टिफाई करके अपनी इरेगुलरिटी को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि बाद में भी ऐसा कुछ भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 54 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। जो पिछली बार जो डेट एक्सटेंड हुई थी 9/2023, वो 49 जीएसटी काउंसिल से की रिकमेंडेशन से वो डेट एक्सटेंड हुई थी। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की 5 मीटिंग हो चुकी हैं, 50, 51, 52, 53, 54, और अभी तक जीएसटी काउंसिल की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अब हाई कोर्ट के व्यू मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन है, ये जो कंडीशन है, ये एसेंशियल कंडीशन है, इट कैन नॉट बी डन अवे विथ। ऐसा नहीं है कि इसके बिना जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई वो नोटिफिकेशन जारी
कर दे। और रिकमेंडेशन वो होता है जहाँ एक स्पेसिफिक एक एडवाइस दी जाती है जनरली ऑन ऑफिशियल टर्म्स। रिकमेंडेशन का अर्थ ये है। तो और जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है, अगेन मोहित मिन्नल वाले शब्दों को यूज़ किया गया कि कब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है, कब ये बाइंडिंग नहीं होती। अगर वो प्राइमरी या पेरेंट एक्ट से संबंधित है देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, उनकी चॉइस है वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन को माने या ना माने। बट अगर जीएसटी काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन दी है और वो सेकेंडरी लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से संबंधित है देन सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन माननी है और वो बाइंडिंग होती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 है ये अल्ट्रा वायरस है सीजीएसटी एक्ट पे, ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है। और जो सारे ऑर्डर पास हुए हैं 25 के 25 ऑर्डर जिन रिट पिटीशन का इनमें जिक्र है वो सारे के सारे सेट असाइड किए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। लास्ट में मैं एक बात और जोड़ूंगा, जो सेक्शन 168A सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और अगर उसको लगता है तो वो किन्हीं एक्ट के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी ला सकती है। बट मेरा अगेन मानना है उसके लिए भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल कुछ रिकमेंडेशन दे, उसके बाद यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तो वो उसको रिट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्ट में ला सकते हैं। बट ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन लिखी हुई है वहाँ पर उनकी रिकमेंडेशन ना आए और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी कर दे। और यहाँ तो एक और भी गलत काम हुआ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 आया वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा था कि दिस नोटिफिकेशन इज बीइंग इशूड by way of powers conferred under section 168A on the recommendation of council, whereas there was no recommendation of the council। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ गुवाहाटी के लिए नहीं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 सेट असाइड हो जाती है, अल्ट्रा वायरस द एक्ट हो जाती है, तो जो भी नोटिस जारी हुए हैं 18-19 या 19-20 के लिए 31 जनवरी 2024 तक या 31 मई 2024 तक, जो कि जारी हो जाने चाहिए थे 31 दिसंबर 2023 या 31 मार्च 2024 तक, वो सब इनवैलिड हो जाएंगे। एज वेल एज जो ऑर्डर पास हुए 30 अप्रैल 2024 तक, जो कि पास हो जाने चाहिए थे 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 तक, या 19-20 के लिए जो ऑर्डर पास हुए 31 अगस्त 2024 तक, जो कि पास हो जाने चाहिए थे 30 जून 2024 तक, वो सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया हुआ है 18-19 या 19-20 के लिए जो कि एक्सटेंडेड डेट में है, मतलब अगर 31 मार्च 2024 तक नहीं है या 30 जून 2024 तक नहीं है, उसके बाद जारी हुआ या 30 अप्रैल 2024 तक या जुलाई और अगस्त के महीने 2024 में अगर जारी हुआ, इन सबको अपनी अपील में या रिट पिटीशन में इसका सहारा जरूर लीजिए। ये केस लॉ सिर्फ गुवाहाटी के लिए, गुवाहाटी से संबंध नहीं रखता, इसका संबंध पूरे के पूरे देश से है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ, ये वीडियो आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।